अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने अब अल्कीन्स जो है इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। तो इसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे हमने अल्केन्स के लिए डिस्कस की थी कि उसके फर्स्ट 4 मेंबर्स गैसेस होते हैं। आपको पता है कि इसमें मीथेन के साथ मीथीन तो नहीं होता क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं बन सकता एक कार्बन का। तो इसमें ईथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन, ये तीनों मेंबर्स इसके जो हैं वो गैसेस होते हैं। और इससे आगे C5 से लेके C15 तक, उसमें C5 से C17 तक था, इसमें C5 से लेके C15 तक जो है वो लिक्विड्स होते हैं और इससे ऑनवर्ड गैसेस होती हैं। ठीक है। तो इसके अलावा इसमें क्या है कि जिस तरह वो भी वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, इसी तरह ये भी वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, अल्कोहल्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं। और इसमें एक और जो प्रॉपर्टी है कि वो ऑर्डरलेस कलरलेस थे, आपको याद होगा। इसमें एक करेक्टरिस्टिक सी स्मेल होती है और ये ल्यूमिनस फ्लेम के साथ जलती हैं ये गैसेस। और इसमें जो है वो इसकी जो एक और प्रॉपर्टी कि इसमें आप ये देखेंगे कि जिस तरह वो बिल्कुल नॉन पोलर थे, ये उस तरह नॉन पोलर नहीं है, बल्कि इसमें थोड़ी सी पोलैरिटी होती है। और वो पोलैरिटी की रीज़न क्या होती है? आपको पता है कि एल्कीन्स में कौन सी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2, जिसकी वजह से इसमें अगर आप देखें कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। अगर ये कार्बन का सेंटर है तो ये s है, और p ऑर्बिटल जो होता है वो डम्बल शेप होता है। ठीक है ना। तो जब ये अगर तो sp3 होगा तो इसका लोब बड़ा होता है। जिस तरह ये 2 होगा तो कम हो जाएगा, 1 sp होगा तो ये कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इस साइड पे रहेंगे। तो फिर इस वजह से इसमें जैसे जैसे आप sp3 से sp1 की तरफ आते हैं, थोड़ी सी पोलैरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं और हाइड्रोजन की तरफ कम हो जाते हैं, क्योंकि ये s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। तो s करेक्टर इसमें बढ़ता जाता है। sp3 में 1:3 रेशो होता है, sp2 में 1:2 रेशो होता है, और sp में 1:2। किस चीज़ का? s एंड p ऑर्बिटल्स का। तो इसलिए ये थोड़े से पोलर होते हैं, इनमें लाइट सी पोलैरिटी होती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब इसकी जो हम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, तो जैसे हमने एल्केन्स के रिएक्शन डिस्कस करने से पहले ये बात तय की थी कि इसमें कंपाउंड की रिएक्टिविटी कैसी है, यानी कंपाउंड रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव। उसमें हमने कहा था दिस इज़ इनर्ट कंपाउंड, क्योंकि उसमें उसकी नॉन पोलर होने की वजह से और इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड की वजह से वो बहुत कम रिएक्शंस अल्केन्स देते हैं। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है कि इसमें एक पाई बॉन्ड होता है। आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है ना, तो उसमें अल्कीन किस में आता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड्स में। तो उसमें एक डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें अब हम अगर इसको देखें तो ये अगर इथीन है, अगर यहाँ हमने उसके सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में जब सिग्मा बॉन्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? इन द लाइन बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई, यहाँ पे। तो इस तरह से ये, और यहाँ दोनों न्यूक्लियाई होते हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? इन द रीजन बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई, और अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है। इसलिए ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता इजीली। इसीलिए अल्केन में बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर्ड थी रिएक्शंस के लिए, हायर टेम्परेचर, हायर प्रेशर। ठीक है। तो अब ये देखें कि अब हमने इथीन में जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह गया था, p ऑर्बिटल अपनी शेप में, ये ड्रॉ किया है। तो ये क्या इसके अपर लोब्स और ये इसके लोअर लोब्स डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो अब ये क्या बनाते हैं? यहाँ डबल बॉन्ड। तो अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? अबव और बिलो द प्लेन। इसको हम यूँ भी रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। तो इसका मतलब है कि पाई बॉन्ड जो है, ये सिग्मा बॉन्ड की डेंसिटी यहाँ होती है बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई, इसकी अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल होती है। तो इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, इजीली रिएक्ट कर सकते हैं। कोई भी देखें ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ज़ाहिर है ये पॉजिटिव चीज़ के साथ रिएक्ट करेंगे। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो, इलेक्ट्रोफाइल हम उनको कहते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, या वो नेगेटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होने वाले होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं ये उनके साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है। और ये
बॉन्ड इजीली ब्रेक होकर एडिशन रिएक्शन दे सकता है, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो सकती है, क्लोरीन ऐड हो सकती है, ठीक है, और इसी तरह बाकी भी डिफरेंट रिएजेंट्स जो हैं वो इसमें ऐड हो सकते हैं। तो अब हम वन बाय वन इसमें इसके एडिशन रिएक्शन, अब देखें ना टाइप ऑफ रिएक्शंस कौन सी होंगी इसकी। जैसे आपने अल्केन में पढ़ा था, अल्केन में कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं, उसमें चूँकि सारे बॉन्ड्स सिंगल हैं, सैचुरेटेड है, इसलिए उसमें जो रिएक्शंस की टाइप है वो कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूशन, और इसमें कौन सी होगी, एडिशन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पहले कर लें। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। मेरा ख्याल है इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजिनेशन हमने अल्केन में की प्रेपरेशन में पढ़ा था। देखिए ना, अब रिएक्शन आपने पीछे से कंपेयर करने हैं कि ये हम इसके रिएक्शंस में पढ़ रहे हैं, अल्केन की प्रेपरेशन में पढ़ा था हमने। किस तरह पढ़ा था कि बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, फ्रॉम द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स हम अल्केन बना सकते हैं, जिसमें हमने इस तरह रिएक्शन पढ़ा था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर है तो इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, CH3। पहले हमने जनरल रिएक्शन किया था, फिर हमने स्पेसिफिक, ईथीन से ईथेन बन गई है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। तो क्या है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, और प्रेशर इसमें आमतौर पे 1 to 5 एटमॉस्फेरिक चाहिए होता है। डिफरेंट रिएक्शंस में डिफरेंट प्रेशर होगा, टेम्परेचर भी अकॉर्डिंग टू द कैटलिस्ट होता है। जैसे हम निकल यूज़ करते हैं तो हमें हायर टेम्परेचर देना पड़ता है, 300 200 एट्सेट्रा, लेकिन अगर हम इसमें प्लेटिनम एंड पैलेडियम यूज़ करें तो वो रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन दे देती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजिनेशन है। ये प्रोसेस जो है ये एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक। व्हाट इट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक, कि इसमें हीट इवॉल्व होती है। जब भी आप एक डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो उसमें हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। तो अब आप ये कह सकते हैं इसकी डेल्टा एच कितनी है, इज इक्वल टू 120 किलो जाउल्स पर मोल, यानी कि 1 मोल ईथीन में अगर आप 1 मोल हाइड्रोजन का ऐड करते हैं तो कितनी इसकी ये जो एडिशन होगी, तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास तकरीबन 120 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो ये तकरीबन नॉर्मल एल्कीन के डबल बॉन्ड के लिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। इसके इर्द गिर्द डिफरेंट एटम्स की वजह से थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन आमतौर पे 120 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी होती है। इसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। व्हाट इज़ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन? Heat of hydrogenation is the amount of energy released when 1 mole of hydrogen is added in 1 mole of ethene or alkene to form alkane। तो इसको हम कहते हैं, अब आप देखें इसमें आप डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में। ये तो मैंने आपको ईथीन की एग्जांपल दी है, तो इसी तरह आप इसमें और कौन कौन सी एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे आप इसमें डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा हों वो वाली एग्जांपल भी ले सकते हैं, और इसमें आप सैचुरेटेड कंपाउंड्स की भी ले सकते हैं, ये जिसमें वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में जैसे किसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे ये आपके पास है बेंजीन। मैंने आपको बताया था ना, 1 बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 वैलेंसीज वेकेंट होती हैं, 1 मॉलिक्यूल ऐड होता है। अब इसमें कितने मॉलिक्यूल ऐड होंगे, 3 डबल बॉन्ड्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 6 एटम्स बन जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर एक पे एक एक हाइड्रोजन ऐड होगा और हमारे पास बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। कहाँ पढ़ा था आपने, जहन में लाएं, ये आपने एरोमेटिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा था बेंजीन, और ये आपने साइक्लोहेक्सेन एलिसाइक्लिक कंपाउंड में पढ़ा था, ठीक है। तो ये भी इसमें हाइड्रोजिनेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर आप इसका अकॉर्डिंग द रिएक्शन कर लेते हैं। अब इसमें और भी आप रिएक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3
CH3 CH CH, यहाँ अगर हम डबल बॉन्ड बना देते हैं तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH। ये जहन में रखें कि आपने हर कार्बन की वैलेंसी कितनी रखनी है 4। अब इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, नंबरिंग किधर से करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट इधर से नज़दीक है 1 2, लेकिन यहाँ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप इधर नज़दीक है 1 2, इसलिए हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। तो ये क्या बना 3 मिथाइल और डबल बॉन्ड कहाँ है 1 पे 1 ब्यूटीन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, कहाँ पे ऐड होगी, यहाँ डबल बॉन्ड जो है ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगी CH3 CH3। यहाँ पहले क्या था CA, ये वाला CH3, ये क्या है CH। अब यहाँ हाइड्रोजन एक इधर ऐड होगी एक इधर, ये CH2 हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3। तो अब इसको आप क्या कहेंगे, गौर करें कि इसका आप नेम क्या देंगे। अब तो इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हमने सब्स्टिट्यूएंट को ही देखना है। 1 2 इधर से नज़दीक है 1 2, ये 3 पे आएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, क्या है 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, अब इसमें आपने साथ साथ एक्सरसाइज भी देखनी है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं ये सारे आप पढ़ लिया है, जितना आप उसमें देखें कि कितने क्वेश्चंस को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट जो है उसमें ये चीज़ आप ढूंढिए। उसमें लिखा हुआ है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं। तो आप देखें ना, आपने इससे पढ़ा है किससे 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन से, तो ये क्या बना सकता है 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब वो पूछ रहे हैं कि 2 और कंपाउंड्स के नाम बताएं जो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन बना सकते हैं। अब इसमें आप कैसे बनाएंगे, जाहिर है कि स्केलेटल स्ट्रक्चर तो यही होगा, किस चीज़ की डिफरेंस आएगा इसमें जो कि डिफरेंट कंपाउंड हो। हिंट मैं आपको दे देती हूँ, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो पोजीशन चेंज करके आपने क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट सॉल्व करना है, ताकि पता चले आपको कि आपको समझ आ गई है कि हमने किस तरह से, अगर यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन कहेंगे, ठीक है ना। तो और अगर यहाँ पे होगा तो आप ये ना कहेंगे ये और ये एक ही हो जाएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट 3 पे जाके आता है, अगर आप इधर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये 2 पे जाके आएगा। तो इस तरह से इसकी 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी में यही चीज़ दी हुई है, इसलिए आपने ये देखना है। और ये जहन में रखिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करके, जिसमें आपने सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो उसमें पूरा चैप्टर कवर होता है। जितना आप पढ़ते जाते हैं उतना आप फिल करते जाएं। इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स हैं वो भी जितना आप कर रहे हैं उसको कर लें। इसके बाद MCQs भी जितने आपने इसमें आ जाते हैं उसको कवर कर लें, साथ साथ होते जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है। मैंने आपसे कहा था कि पहले आप सिंपल जो है ना स्ट्रक्चर्स हैं उनके नेम लिखें कि ये जो है ना इस तरह के नेम। अब उन्होंने कहा है कि नेम दिए हुए हैं तो आप खुद स्ट्रक्चर्स लिखें, ठीक है। तो अब ये दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। स्ट्रक्चर जिनके दिए हुए हैं आप उनके नेम लिखें, और जिनके नेम्स दिए हुए हैं उनके आप स्ट्रक्चर्स लिख लें। तो इस तरह से आपकी जो प्रैक्टिस हो जाएगी अल्केन के लिए। इसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है अल्कीन्स के लिए, ठीक है। तो इसके बाद आप आ जाएं आगे। तो इसमें आप देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपने इसमें पूछा हुआ है कि नेमिंग के रूल्स क्या हैं वो करें, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज लिखें वो लिखें। तो इसी तरह आप इसमें डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते जाएं। 8 भी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी हो जाएगा। उसका बी पार्ट है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। इसको ट्राई करें, अगर आपको नहीं समझ आती तो एक मैं आपको समझा दूंगी, इसके बाद बाकी आप इसमें कोशिश करें कि खुद कर लें, ठीक है।
तो व्हाट इज़ मेंट बाय ऑक्टेन नंबर, ये आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। एक्सप्लेन द रेडिकल मैकेनिज्म, ये भी आपने क्लोरीनेशन पढ़ी है। ये सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के वही हैं जो आपने अभी तक कवर कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया है। 11 जो है वो भी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स हैं। 11 का ए पार्ट, 11 का बी पार्ट। तो इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी आप कर चुके हैं। डिफरेंट प्रेपरेशंस ऑफ अल्कीन्स, वो भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद उसका बी पार्ट जो है वो भी आप कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही समझ आती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 भी अल्कीन में से है, ये भी आपने कर लेना है, ठीक है। और इसका ए पार्ट, इसका बी पार्ट, यहाँ तक आपने अभी तक 13 क्वेश्चन आप कवर कर चुके हैं, ठीक है। इससे आगे हम करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह कल करेंगे। इसको आप अच्छी तरह से याद करें, अच्छी तरह से अपनी एक्सरसाइज को प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।